स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं आपको एक प्लेलिस्ट के जरिए पूरी कॉमर्स का, पूरे बिजनेस का सारी चीजें समझा रही हूँ। कॉमर्स को बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो अब क्या करना है, हमें इसे पूरी तरह से समझना है। तो वन बाय वन मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। बहुत डिमांड आई है मेरे पास में इस वाले क्लास की, इस टॉपिक की। अब बच्चों समझ लो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो, या आप बीबीए कर रहे हो, इवन एमबीए भी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएट और PG degree, it is very needed to you have to aware about the business correspondence. If you are in job, that means it is very must essential element in your personality that you have a knowledge about the business or office correspondence. इन सब की जानकारी होना आपकी इमेज बिल्डिंग का काम बहुत आसान कर देता है। तो क्या है, कैसे होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसी चीज को क्लास में शुरू करते हैं। ये क्लास, ये टॉपिक हमारी एक लेक्चर में नहीं खत्म होगी। इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। आज की क्लास में एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आगे की क्लासेस में इसकी डेप्थ बताऊंगी, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और एक थोड़ा सा सीरियस नोट का टॉपिक है। इसमें आपको सिंसियरिटी शो करनी होती है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू से, एक इसके इंट्रोडक्शन से। हमारा टॉपिक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको हम ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। अब क्या है ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस? आपने देखा होगा, मैंने एक शब्द लिखा है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है ये एक उपकरण है, ये एक औजार है, ये एक तरीका है जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करता है। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में इफ वी आर टेकिंग द डिसीजन regarding the business transactions, it is an option through correspondence. हम correspondence के जरिए, क्योंकि correspondence का मतलब है हम जब इंफॉर्मेशन को इन राइटिंग फॉर्म एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं काउंट करते। हम मेल को, हम लेटर्स को, हम सर्कुलर्स को, नोटिस को, इन सारे मेमोरेंडम्स को, इन सबको हम कॉरेस्पॉन्डेंस में शामिल करते हैं। मतलब क्या है? एक फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है जिसमें हम बकायदा एक बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक फ्लो यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो को फॉलो करते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का या डिसीजन मेकिंग का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि चीजों को आसान बनाता है। इसमें क्या चीजें शामिल है वो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे इसमें नोट्स हो सकते हैं, नोटिसेस हो सकते हैं, मिनट्स होते हैं, मेमोरेंडम्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह, मैसेजेस जो होती हैं वो भी अब इसमें शामिल है। आप देखेंगे अभी लास्ट कोर्ट ने कुछ एक डिसीजन दिए थे कि व्हाट्सएप को हम ऑफिशियल मैसेज मान सकते हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया के दिए गए मैसेजेस को हम कभी भी ऑथेंटिक नहीं मानते। लेकिन अब इसका भी कोई आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट द राइटिंग अ मैसेज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इसीलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस, आप एक बात याद रखो, कभी भी वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, या कोई एक रिजिड फॉर्मेट नहीं होता इसका कि ये एक सांचा है, इसमें आप मटेरियल डालो और प्रोडक्ट बनके तैयार बाहर आ जाएगा। ये रिजिड हो ही नहीं सकता। एज पर द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मूड, पर्सन, पार्टी और अदर थिंग्स आर ऑल्सो कंसिडरेबल, उस हिसाब से इसमें बदलाव होता रहता है। कभी वो ऑर्डर लेटर्स हो सकते हैं, कभी इंस्ट्रक्शन लेटर्स हो सकते हैं, कभी रिक्वेस्ट लेटर्स हो सकते हैं, कभी रेजिग्नेशन लेटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके के लेटर्स और नोटिसेस निकलते हैं, तो किसी एक फॉर्मेट में इसे नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए, क्योंकि ये डायनामिक नेचर का, इसीलिए यू मस्ट बी अवेयर अबाउट टू राइटिंग। तो ये एक समझ में आती बात, इसका कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। अब ये इसकी अच्छी बात है या इसकी माइनस पॉइंट है, ये समझ में आता है कि हमें अगर बिजनेस में compete करना है, बन के रहना है, तो जरूरी है हमें कॉरेस्पॉन्डेंस की वैल्यू पता हो और उसका तरीका भी पता हो। अब इससे क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस हमको एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का या ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्ड है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द कि क्या ट्रांजेक्शन हमने कब किसके साथ किया था, रेफरेंस होता है उसमें, किसके साथ कौन सी बात हुई और उसके बाद आगे क्या डिसीजन हुआ, ये सारी चीजें हम कॉरेस्पॉन्डेंस में रिकॉर्डिंग रखते हैं ताकि कि हमें ये पता हो किस पार्टी से हमने क्या डील किया है, क्या वादा किया है, क्या निभाया है, कब निभाया है, कितना चीजें वापस आई हैं, कब हमने भेजी है, वगैरह 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 वगैरह। ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डेंस में ये कहता है क्या शामिल है। अगला पॉइंट है वैरायटी। अगर इसकी बात करें, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं इसके। अब सबसे पहली चीज होती है, जब भी आप राइटिंग की बात करेंगे, वैरायटी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं। जब भी आप राइटिंग की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, तो आपको कई चीजें ध्यान रखनी होंगी। लिखने से पहले ध्यान रखना पड़ता है जो चीजें, उसको ध्यान दिलवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने ऑडियंस के बारे में हमें जानकारी करनी होती है। मैं जिस भी किसी को लेटर लिख रहा हूँ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही और शी हैव, किस तरह का व्यक्ति है वो, किस तरह का व्यक्तित्व है, चाहे जेंडर वाइज कह लो, चाहे उसके एजुकेशन वाइज कह लो, सोशल स्टेटस वाइज कह लो, आपका बॉस है या आप उसके बॉस हो, वो सारी चीजें यानी पोजीशन, डेजिग्नेशन, होल्डिंग कैपेसिटी, पावर, जेंडर, एजुकेशन, सोशल क्लास, प्रेस्टिजियस स्टेटस, वो सारी चीजें कंसीडर की जाती है जब हम कोई लेटर लिख रहे होते हैं। तो पहली चीज जो है, अगर मैं कहूं प्रोसेस करते हैं हम टाइपिंग का, राइटिंग का, तो क्या बात ध्यान देते हैं, सबसे पहले अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर क्यों लिख रहे हैं हम, किसको लिख रहे हैं, जब ये तय हो गया क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है हम आज ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं यानी इसके ऑब्जेक्ट का पता करना। मैं किसी को शिकायत करना चाहता हूँ या मैं किसी को सजेशन देना चाहता हूँ, मैं किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ या मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमारा पर्पस क्या है ये पता करो। उसके बाद कहता है जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करना भी एक काम है। ये लेटर लिखने से पहले की बातें बता रही हूँ, ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग की मैटर है। हमें लिखना तो है बाद में, लिखने से पहले जो एक्सरसाइज करनी होती है वही बता रही हूँ। हमने अपने ऑडियंस को सर्च कर लिया, हमने अपना ऑब्जेक्ट सर्च कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर किस तरह का लेटर लिखना है, हमें लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, मेमो लिखना है, नोट लिखना है, नोटिस लिखना है, वो सारी चीजों को पता करो। अब एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करो, ऐसा नहीं है सीधा सा लिख दो, पहले ड्राफ्टिंग होती है ताकि हमें एक उसकी कवरिंग बॉडी मालूम चल जाए, एक रफ स्केच बन जाए। उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एज अ कंप्यूटराइज सॉफ्ट कॉपी डेवलप करना है तो उसकी कई चीजें फॉर्मेटिंग होती है। उसका पेज लेआउट कैसा होगा, उसका मार्जिन कैसा होगा, उसका इंडेंट कैसा होगा, ये सारी चीजें उसके सारी चीजें फॉर्मेटिंग में काउंट होती है। अगर फॉर्मेट खराब होता है, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती है, तो एक बिजनेस लेटर का इंप्रेशन बहुत डाउन होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी हर्ट होती है। इसलिए मस्ट अवेयर अबाउट द फॉर्मेटिंग। आपको एडिटिंग करना जरूरी है, करवाना जरूरी है, अपने एक्सपर्ट्स की आप सर्विसेज लीजिए ताकि एक अच्छी फॉर्मेटिंग हो। एक अच्छी फॉर्मेटिंग एक लेटर में 4 चांद लगा देती है। उसके अलावा जब आप फॉर्मेटिंग कर लेते हो तो इसमें रिवाइज भी करना है, चीजों को देख लो, कोई चीज छूट तो नहीं गई, कोई चीज डुप्लीकेट तो नहीं होगी है, रिपीट तो नहीं होगी है, इसलिए रिविजन जरूरी है, एडिटिंग जरूरी है, प्रूफ रीडिंग जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो, कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हुआ हो, तो प्रूफ रीडिंग जरूरी है। जब ये सब कर लेते हैं तब हम कहते हैं कि हमने राइटिंग का एक प्रोसेस निपटाया है। अब जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, एक बेहतरीन कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें मैं समझा रही हूँ, एक साथ आपको मेरी क्लास में समझ में आएंगे और आपको एक अच्छा लगेगा कि आपकी एक लर्निंग बेहतरीन हुई है। तो अब हम जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। हम किस तरह से सैल्यूट करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो शब्द हमारे बिल्कुल औपचारिक होने चाहिए और सुंदरता बढ़नी चाहिए। उसके बाद हम कम्युनिकेशन उसमें जो कर रहे हैं, वर्बल और राइटिंग जो कर रहे हैं, उसमें इफेक्टिव होना चाहिए। वो हमें यू एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए बजाय कि आई एटीट्यूड।
आप करके बताना है उन्हें। यू एटीट्यूड, 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं, आई एटीट्यूड, बी एटीट्यूड और यू एटीट्यूड। बिजनेस में हम यू एटीट्यूड को जनरली फॉलो करते हैं। अभी आगे कहता है कोई भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का जो क्लिचेस है, कोई भी ग्रीवेंस है, उसको नहीं आपको बीच में लाना है, उसको अवॉइड करते हुए काम को करना है और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात को रखिए, कोई लाग लपेट नहीं, कोई फालतू की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट बात करो, फर्मली बात करो। जब हम फॉर्मेलिटीज को यूज करेंगे, अगर अप्रोप्रिएट फॉर्मल वर्ड्स को यूज करेंगे तो हमारा लेटर ज्यादा बेहतरीन इफेक्ट डालेगा। हमें अपने जितने भी लेटर होते हैं, इनफॉर्मल भी लिखते हैं, फॉर्मल भी लिखते हैं। तो अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा किस तरह से लिखना है, और फॉर्मल लिख रहे हैं तो क्या करना है, ये भी ध्यान रखना होगा। फॉर्मल लेटर्स को लिखना एक अच्छा चैलेंज होता है, आसान नहीं है, और इसके लिए एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अब एक बात आती है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या आप कम्युनिकेशन करेक्टली कर रहे हो, उसमें कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे हो, लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो। तो करेक्ट राइटिंग जो होती है वो राइटिंग होती है जो फ्री ऑफ ग्रामर हो, पंक्चुएशन फ्री हो, स्टाइल फ्री हो, यूजेस एंड स्पेलिंग एरर्स से फ्री हो। इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो ईमेल में हाईलाइट कर दी जाती है, फिर मुश्किल होती है अपनी इमेज को बचाना। इसीलिए जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, स्पेशली हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए अगर पब्लिक लेटर लिख रहे होते हैं, तो अगर हमने किसी भी मैकेनिक्स का इनअप्रोप्रिएट यूज किया है, उसका ग्रामर का रिफ्लेक्शन नेगेटिव हो रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को नेगेटिव असर आ रहा है, तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल कहलाता है। और ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत खराब होता है एक बिजनेस की सक्सेस में, एक हर्डल का काम करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है केयरफुली इन चीजों पे काम किया जाए, क्योंकि जरा सी केयरलेसनेस चीजें बदल देती है। इसलिए इंश्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस में लैंग्वेज है, स्टाइल है, वो किसी भी हालत में भद्दा ना हो, एक्यूरेट हो, और जो मैसेज जाना चाहिए वो कंसाइज फॉर्म में जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, 7 C's भी पढ़ाऊंगी मैं इसमें। 7 C's पढ़ाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में या कॉरेस्पॉन्डेंस में इन दोनों में ही 7 C's का जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे वाली क्लासेस में मैं ये समझाऊंगी, ये इसी का पार्ट होगा। मैं 7 C's के बारे में बताऊंगी। अब ये कंसाइज, कंप्लीटनेस होती है, 7 तरह के सी होते हैं जो कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंस में जरूरी होते हैं। क्या होते हैं वो बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कहता है हमारी जो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई सस्पेक्ट वाला गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि आप यू एटीट्यूड को फॉलो करो। आई और वी में आप कई चीजों में गड़बड़ी कर देते हैं। उसके अलावा जब भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, हमें वॉग और अनक्लियर वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी भी लेटर को लिखते समय अपने पिछले लेटर का रेफरेंस डालना बहुत जरूरी होता है कि हमने पिछली बार आपसे इस डेट पे ये बात करी थी और उसी संदर्भ में अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये चीजें लिखना वो सारा जरूरी होता है। अच्छा, एक और चीज है, आप लेटर में एक विश्वास दिलाइए, जैसे आई बिलीव, वी बिलीव, इस तरह का एक विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि राइटर अगर कनेक्ट होना चाहता है, बॉन्डिंग डेवलप करना चाहता है, तो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए अपने प्रोफेशनलिज्म की साइनिंग देते हुए, उसके संकेत देते हुए हमें बेहतरीन रूप से, हमें ऑनेस्टली इसका मैसेज ड्राफ्ट भी करना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डेंस भी करनी चाहिए। क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखी गई जो बातें होती हैं वो एक एक पैराग्राफ, एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सारे पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ में क्लियर कर दिया, या एक पैराग्राफ में जो आपने बात कह दी है उसी को आप दूसरे पैराग्राफ में भी कह रहे हो, तो जो रीडर होता है वो बहुत ही इरिटेट होता है ऐसे लेटर्स को पढ़ने में। पैराग्राफ का मतलब ही है कि एक पॉइंट एक पैराग्राफ में हो गया, अब अगली बात अगले पैराग्राफ में हो रही है। एक ही बात को मोर देन 1 पैराग्राफ में नहीं लिखना है, और दूसरा एक ही पैराग्राफ में मोर देन 1 बात नहीं लिखनी है। ये सारी चीजों का पता होना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही एक अच्छा स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस में शो कर सकते हैं। और कई स्टेटमेंट्स भी लिखना जरूरी होता है कॉरेस्पॉन्डेंस में, कि आप कई बातें, जिसको कहते हैं एक कथन लिखिए कि आई एश्योर यू, आई हैव अ ग्रेट प्लेजर, इस तरीके की चीजें, आई एम वेरी एक्नॉलेज्ड विद योर लेटर, आई एम ग्रेटली सॉरी, इस तरीके की चीजें लिखना जरूरी होता है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ती होती है, सीमेंटिंग आती है।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्यों ये चेकलिस्ट की बात करते हैं। चेकलिस्ट कैसे किया जाता है? देखो एक बात ध्यान देना, जब भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो आपकी उस लिखी हुई बात में कुछ चीजों के आधार पर चेक किया जाता है। आपको उन क्राइटेरियाज पे आपकी चेकिंग होती है। जैसे आपने अंदर एड्रेस जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्या आपने पैराग्राफ्स में लेटर को लिखा है, क्या आपने सैल्यूटेशन किया है। सैल्यूटेशन का मतलब है रेस्पेक्टफुली आप क्या कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड कह रहे हैं, डियर कह रहे हैं, लवर कह रहे हैं, क्या रहे हैं। तो क्या उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उन्हें सैल्यूट किया है, उनका संबोधन किया है उनको। उसके अलावा आपका जो लेटर है उसमें आपने डेट डाली है, मार्जिन सही छोड़े हैं, उसकी कॉपी लिस्ट डाली है, किस किस को और आपने ये लेटर भेजा है, क्या वो कॉपी लिस्ट डाली है, उस पर स्टाम्प लगाई है या नहीं लगाई है, अपने सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए हैं। अगर उसके साथ कुछ चीज एनक्लोज करनी थी तो वो आपने अगर लिखा है कि मैं एनक्लोज कर रहा हूं तो क्या वो आपने एनक्लोज कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं अटैचमेंट करते समय आपने भूल गए और ऊपर लेटर में लिख दिया कि हम ये अटैचिंग कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत गलती मानी जाती है। तो इसलिए याद रखो कि जब भी हम लेटर के एलिमेंट्स की बात करोगे तो हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइंस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट लाइन, बॉडी लेटर, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स होते हैं, सिग्नेचर है, क्लोजर्स है, कॉपी लाइंस है, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी गलती करते हो तो हमारी इमेज खराब होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि अब बात करेंगे टाइप्स कितने होते हैं कम्युनिकेशन में, आपको आगे बताऊंगी। इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ, चलते वीडियो में ही आपको सारी चीज समझा रही हूँ कि इसकी क्यों इतनी नीड है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि बिजनेस की जो इमेज बिल्डिंग का काम करता है, गुडविल को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, उसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का एक मेजर रोल होता है। अब आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन के 7 C's क्या है, उसके अलावा कौन कौन से टाइप्स होते हैं लेटर के और कैसे लिखा जाता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। आज की क्लास के मैं बस इतना ही बताऊंगी। छोटे छोटे वीडियोस के जरिए अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी और कनेक्शन भी बना रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे इनबॉक्स में लिख के बताइए, और अगर ये वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तब भी मुझे कमेंट करिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनको जवाब देना। Thank you and keep watching my videos.